हाँ जी, सभी को नमस्कार भाई। अपने आज से एक टॉपिक क्या एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, और जिसके बारे में आपको पता ही है। आज जो हम पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या रहेगा भाई? किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं अपने? हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपने पढ़ा है क्या राजस्थान का भूगोल पहले? अब ये थोड़ा सा हाथ वाला गया, इसको थोड़ा सा एक बार पेन इसको कम करते हैं ना। ये कहाँ से? यहाँ से? अब इसको कहाँ से करना है एक बार? ये क्या है? इसके अंदर छोटा वाला ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? प्रो से आ रहा है क्या? प्रो से भी नहीं आ रहा। इसको यहाँ से करते हैं ना। छोटा क्यों नहीं हो रहा ये? अब ठीक है। चलो इसको कर देते हैं ना अपने शुरुआत, अब ये सही चलेगा। और एक बार पेन और देख लेते हैं अपने। ये वाला, दोनों पेन ले लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला। इसके अंदर ब्लैक ले लेते हैं और एक अपने रेड। दोनों ही ब्लैक हो रहे हैं। डबल साइड नहीं चलता क्या? अच्छा कोई बात नहीं, चलता तो फिर हाथ वाला कर लें क्या? यहाँ से होगा क्या? ये वाला यहाँ से होता है ना। चलो ठीक है, अब अपने करते हैं ना शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपने क्या है कि एक टॉपिक पढ़ने जा रही हैं और एक सब्जेक्ट की शुरुआत हम करने जा रही हैं। जो हम क्या पढ़ेंगे भाई? कौन सा भूगोल पढ़ेंगे? राजस्थान का भूगोल। ये हम शुरुआत करने जा रही हैं राजस्थान का भूगोल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस भूगोल का अर्थ क्या होता है। आपने पढ़ा है ना पहले, या नहीं पढ़ा है? भूगोल के बारे में आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है? भूगोल का अर्थ क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या क्या कुछ आता है भूगोल के अंदर? क्या आता है? भौतिक स्वरूप आता है, और क्या आता है बताओ भाई? पृथ्वी के अंदर जितनी भी जो सारी चीजें हैं, हम उनका अध्ययन कर रही हैं, तो वो क्या है? भूगोल ही है। वो सारा का सारा भूगोल है। आज अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी में सारा कुछ भूगोल है। और भूगोल के बारे में हम बात करते हैं, राजस्थान के भूगोल को हमें कितने तरीके से हमें पढ़ना है, आपको इसके अंदर कितने तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? हम भूगोल पढ़ें राजस्थान का, तो राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ पाएंगे ना। जैसे आपको पता है कि एक बच्चे का पहले जन्म होता है, जन्म के बाद में फिर अपने क्या करते हैं? बच्चे का जन्म होने के बाद में क्या करते हैं अपने? नामकरण नहीं करते। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उसके नाम अलग अलग होते रहते हैं और बच्चा अपना कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार से राजस्थान का भी तो कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई होगी ना। तो राजस्थान के भूगोल में पहला जो बिंदु हम चर्चा करने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे राजस्थान की। क्या पढ़ेंगे भाई? राजस्थान की क्या पढ़ेंगे भी? राजस्थान, पहले हम राजस्थान का निर्माण भी तो करेंगे ना। उत्पत्ति बोल दो या राजस्थान का निर्माण, हमारा पहला बिंदु रहने वाला है राजस्थान के भूगोल के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर।
अगर उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति के बाद में सेकंड जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? उत्पत्ति के बाद में क्या होता है? नाम। तो यहां मैं इसके क्या पढ़ेंगे अपने प्राचीन नाम। किसके प्राचीन नाम? क्या राजस्थान के कोई प्राचीन नाम भी थे क्या? थे या नहीं थे? थे। कौन कौन से थे? ब्रह्मवर्त आता है, मरुकांतारे आ जाता है, राजस्थानादित्य आ जाता है ना। आपने सुना होगा राजस्थानीय आ जाता है, रायथान आ जाता है, रजवाड़ा आ जाता है। तो ये सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे प्राचीन नामों के अंदर। नंबर 3 जो अगर आपको पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, सामान्य जानकारी के अंदर राजस्थान के भूगोल में, वो आप पढ़ोगे स्थिति और विस्तार। अब ये स्थिति क्या होती है और विस्तार क्या होता है? स्थिति और विस्तार, ये स्थिति क्या होती है और विस्तार क्या होता है? स्थिति का मतलब है लोकेशन। अपना जो राजस्थान है उसकी लोकेशन क्या है? 2 संदर्भ में या 3 संदर्भ में हम देखेंगे। पहला गोलार्ध। गोलार्ध में हमारा राजस्थान कहाँ पे है? गोलार्ध से छोटा क्या होता है? अगर गोलार्ध के बारे में बात करते, गोलार्ध से छोटा क्या होगा? महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है? और महाद्वीप से छोटा क्या है? महाद्वीप में क्या आते हैं? बहुत सारे देश आते हैं। तो देश में हम कौन से देश के अंदर आते हैं? भारत में। तो भारत के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या है वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। विस्तार के अंदर हम देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जनसंख्या कितनी है और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो स्थिति और विस्तार के अंदर ये बिंदु हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक आ जाता है इसी के अंदर सामान्य परिचय में, वो हम पढ़ेंगे क्या भाई? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? सीमा के बारे में। सीमा भी 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनेशनल होती है और एक कौन सी होती है? नेशनल। एक तो होती है इंटरनेशनल और एक कौन सी होती है? नेशनल। दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों में क्या अंतर है भाई? क्या हो, आपको जाना है क्या? जाना है कहीं? चले जाओ, है ना। तो अगर हम बात करते हैं दोनों में ये अंतर होता है, जो 2 देशों के मध्य जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? जो 2 देशों के मध्य लग रही है इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। और जो 2 राज्यों के मध्य यानी अंदर लग रही है उसे नेशनल सीमा बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सीमा को दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और फिर अपनी चर्चा करते हैं। तो हमारा अंतिम जो बिंदु रहेगा इसके अंदर वो रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहने वाला है? एक तो अक्षांश, और अक्षांश के साथ में हम क्या पढ़ेंगे? यानी अक्षांश और अक्षांश के साथ में हम पढ़ने वाले ये देशांतर, इनका क्या कार्य रहता है, कैसे ये कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस राजस्थान भूगोल के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले हम उत्पत्ति पढ़ेंगे। जैसे ही उत्पत्ति होगी तो हम क्या पढ़ेंगे? प्राचीन। इसके क्या पढ़ेंगे? नाम। नाम पढ़ लिया, स्थिति पढ़ ली। नाम पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसकी स्थिति और विस्तार। हमने पूरी स्थिति देखी, विस्तार देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सीमा के बारे में, और सीमा के बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश और देशांतर। स्थिति और विस्तार के अंदर हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, एक चीज़ का और अध्ययन करेंगे। यहाँ पर किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? यहाँ पे अपने नए जिलों का अध्ययन करने वाले हैं। नए जिलों का क्या करेंगे? यहाँ पे अध्ययन, नए जिलों का अध्ययन करेंगे। और वर्तमान में अगर मैं जिलों के बारे में बात करता हूँ तो वर्तमान में जिले कितने हैं? वर्तमान में जो जिले हैं वो हैं आपके पास में 41। तो 41 जिलों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और पहले देखेंगे कि जब हमारा राजस्थान बना था, राजस्थान का निर्माण कब होता है? राजस्थान अपनी वर्तमान स्थिति के अंदर आता है जब राजस्थान का एकीकरण होता है, तो 1 नवंबर 1956 को। उस समय के अंदर हमारे यहाँ पर जो बात करते हैं जिलों की संख्या कितनी थी? 25। और 26वां जिला उसी दिन बना था, कौन सा? अजमेर। तो 26 से लेकर पहले हम पढ़ेंगे 33, और 33 के बाद में फिर ये जो क्रम है 41 वाला, ये सारा अपने ट्रिक मेथड से करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन आया था और बाद में हमारा कौन सा जिला आया था। अगर बेसिक स्ट्रक्चर से प्रश्न आता है तो सीधा पूछा जा सकता है कि जैसे कि धौलपुर का निर्माण है वो कौन से जिले से अलग करके किया गया था, या डींग का पूछ सकता है, बलोत्रा का पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ों का अपने अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हमारे ये 2 बिंदु रहने वाले हैं। दोनों बिंदुओं के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में बिंदु आ जाता है, और इस बिंदु का नाम क्या है भाई?
इस बिंदु का नाम क्या रहता है? राजस्थान का हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम राजस्थान की क्या पढ़ने जा रहे हैं? उत्पत्ति। क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? उत्पत्ति। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी भाई? कैसे होती है राजस्थान की उत्पत्ति? बताइएगा। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी भाई? राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई थी? पता है किसी को? जिन्होंने पढ़ रखा है पहले वो बताएंगे भाई कैसे होती है इसकी उत्पत्ति। हाँ बताइए भाई, कोई बताना चाहेगा? 33 सागर से हुई थी। ठीक है, एक सिद्धांत आता है और सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा सिद्धांत है जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये सिद्धांत समझते हैं, विस्थापन सिद्धांत। अगर मैं इस सिद्धांत के बारे में बात करना चाहूँ तो ये सिद्धांत है वो किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया जाता है? तो इसके अंदर एक भूगोलवेत्ता का नाम आता है और भूगोलवेत्ता का नाम आता है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक भूगोलवेत्ता था, उसने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देने वाले भूगोलवेत्ता का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम आ जाता है यहाँ पर अगर मैं नाम बात कर दूँ? अल्फ्रेड वेगनर। बहुत ही अच्छा सिद्धांत था इनका, अल्फ्रेड वेगनर का, और उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वेगनर। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत उन्होंने कब दिया था? ये सिद्धांत वो कब देते हैं? तो सिद्धांत देते हैं ये, अगर हम बात करना चाहते हैं, तारीख थी 6 जनवरी 1912 को ये सिद्धांत देते हैं। और इस सिद्धांत के अंदर वो क्या बताते हैं? इस सिद्धांत के अंदर वो क्या बताते हैं भाई? उन्होंने बताया था कि संपूर्ण जो पृथ्वी है, आपकी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो एक भाग से क्या हुई थी भाई? जुड़ी हुई थी। कैसे जुड़ी हुई थी? यहाँ पे अपने चर्चा करते हैं। यहाँ अगर हम देखना चाहते हैं तो देखो भाई, इसी के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। एक ये जो हमारे पास में एक ये वाला भाग आ जाता है, यहाँ से पूरी पृथ्वी को लेके आते हैं, अपने पूरी पृथ्वी को लेके आते हैं। एक पृथ्वी ये रहा भाग, और एक इसी के जस्ट अपने ऊपर भाग और बना देंगे। एक भाग और बना देता हूं इसी के ऊपर, और फिर अपने चर्चा करते हैं। लो, इसी के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और इस वाले भाग का नाम मैं कुछ अलग तरीके से रख देता हूं, या इसको ऐसे कर देते हैं ना, इसको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपने बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर ये जो अल्फ्रेड वेगनर है वो कहता है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो एक भाग से जुड़ी हुई है, एक पूरे के पूरे भाग से जुड़ी हुई है। वो भाग कैसा है? वो भाग कैसा? स्थल है, और उस स्थल को भी एक नाम देता है। क्या नाम देता है वो? बिल्कुल, ये जो अंदर वाला जो भाग था, ये वाला भाग क्या था? आपका स्थल था। अब स्थल का मतलब समझते हो? जुड़ा हुआ था आपस के अंदर, ये था स्थल मंडल। और इस स्थल मंडल को वो एक नाम देता है, उसको क्या नाम देता है वो? पेंजिया। अब कल को प्रश्न आ जाए कि पेंजिया क्या था? पेंजिया, पेंजिया क्या था? पेंजिया क्या था? पेंजिया अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार स्थल मंडल था जिसके अंदर संपूर्ण पृथ्वी एक भाग से क्या थी भाई? जुड़ी हुई थी। और इसके चारों तरफ में अगर मैं बात करना चाहता हूं, यहां पर क्या था? ये इसके चारों तरफ में यहां पर क्या था? जल। ये यहां पर जल था, तो जल इसको क्या बोलेंगे? अपने जल मंडल। ये जल मंडल था। किसके चारों तरफ में जल मंडल था? किसके चारों तरफ में जल मंडल था? स्थल मंडल नहीं, पेंजिया बोल सकते हो, या फिर आप स्थल मंडल भी बोल सकते हो। तो इसके चारों तरफ क्या था? एक कैसा मंडल था? जल मंडल। जैसे हमने स्थल मंडल को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? तो क्या जलमंडल का भी नाम था क्या? बिल्कुल था। इसका नाम आता है, इसका क्या नाम था? पेंथालासा। अब ये पेंथालासा क्या है? जल मंडल है। कैसा मंडल है? लिखना नहीं है, एक बार समझना है बिल्कुल, उसके बाद में आपको लिखने का टाइम मिलेगा। तो जल मंडल बाहर का है, पेंजिया अंदर का है। और अंदर वाला जो भाग था, आपने कभी पढ़ा होगा कि पृथ्वी है वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म थी,
और जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है या नहीं, गर्म चीज़ें हैं, विस्फोट होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, पेंजिया के अंदर क्या होता है, ये जो पेंजिया था, पेंजिया के अंदर होता है विस्फोट। जब कोई चीज़ में विस्फोट होता है तो वो कितने भागों में टूट जाती है, उसके काफ़ी भागों में इसका विभाजन हो जाता है। अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर इसके बारे में, अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये हमारे पास में यहाँ पर क्या है, इसी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमारे पास में क्या है, वो वाला भाग है बाहर वाला, और इसके अंदर मैं दो भाग और बना रहा हूँ। जैसे एक भाग मैंने बना दिया यहाँ पे और एक भाग मैंने बना दिया इसके जस्ट नीचे। ये दो भाग कौन से हैं, ये दो भाग कौन से हैं भाई, ये वही दो भाग हैं, ये वही दो भाग हैं जो कि किससे टूट के अलग हुई हैं, जो किससे टूटकर अलग हुई हैं, बताओ भाई, किससे टूटकर अलग हुई हैं, बिल्कुल। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो भाई, ये यहाँ हमारा जो पेंजिया था, ये जो हमारा पेंजिया था वो दो भागों में टूटा, एक भाग ऊपर गया और एक भाग हमारा नीचे आया। ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये कहलाया था, क्या कहलाया था भाई, कौन सा लैंड कहलाया था आपका, कौन सा लैंड कहलाया था आपका, ये अंगारा लैंड कहलाया था। और ये जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाया था, गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया था भाई, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड कहलाया था। और इसके अलावा मैं बात करता हूं, इसके चारों तरफ में क्या था, इसके चारों तरफ में क्या था, इसके चारों तरफ में ये पानी है, बिल्कुल, ये आपने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। जब ये पानी है, बीच वाला भाग जब टूटेगा तो क्या पानी बीच में आएगा क्या, बिल्कुल। और जब जैसे ही पानी बीच के अंदर आया तो यहाँ से बना एक सागर बना, क्या बना भी, एक सागर। और इस सागर को मैं बात करता हूँ तो क्या नाम दिया गया, इनके बीच वाले सागर को, इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था भाई, टेथिस सागर। तो आपने ये भी सीख लिया कि टेथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ था। अब हम बात करते हैं तो इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से क्या है कि अंगारा लैंड से धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर प्राकृतिक का निर्माण हुआ तो यहाँ से नदियाँ आ रही थी, वो अपना जल यहाँ गिरा रही थी, और गोंडवाना लैंड वाली नदियाँ भी अपना जल यहाँ गिरा रही थी। तो धीरे धीरे ये बीच वाला क्षेत्र भर गया था और भरने से हिमालय का निर्माण हुआ था। ये आप भारत के ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे। अब क्या है कि ये जो अंगारा लैंड था और गोंडवाना लैंड था, इसके अंदर भी हलचल हो रही थी। ये अंगारा लैंड है वो किस तरफ गति कर रहा था, नीचे की तरफ। ये जो गोंडवाना लैंड है वो किस तरफ गति कर रहा था, ऊपर की तरफ कर रहा था। और ये जब ऊपर की तरफ गति कर रहे थे, ये नीचे की तरफ गति कर रहे थे, तो दोनों जब आपस में टकराए तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का भी क्या हो गया, विखंडन हो गया। और होने से ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, इनसे क्या होता है, इनसे यहाँ पर 7 क्या बन जाते हैं, 7 क्या बन जाते हैं, 7 महाद्वीप बन जाते हैं। किन से बने थे ये, अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो इनके अंदर योगदान आता है अंगारा लैंड का। और अंगारा लैंड के साथ में मैं बात करूँ किसका आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास में क्या, टेथिस सागर का आएगा, आएगा या नहीं आएगा। टेथिस सागर का कैसे आएगा बताओ आप, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की जो नदियाँ थी वो अपने साथ में अवसाद लेकर आ रही थी। अवसाद क्या होता है, अपने साथ में जितने कंकड़ पत्थर जो भी लेकर आते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। तो अवसाद का जमा हुआ तो ये वाला भाग भर गया, भर जाने से आपस में जब ये टकराया तो हिमालय का निर्माण भी हुआ और उसके कुछ भाग टूट के भी अलग हो गए। तो 7 महाद्वीपों के अंदर अंगारा लैंड का भी भाग है, टेथिस सागर का भी भाग है, और तीसरा हमारा बिंदु कौन सा रहेगा भाई, तीसरा बिंदु रहेगा गोंडवाना लैंड। यानी तीनों का ही योगदान है कौन सा महाद्वीप बनने में, 7 के 7 महाद्वीप बनने में इन तीनों का विशेष योगदान है। फिर बात करती है बाहर तो क्या था, पानी। जब ये टूटा तो कितने भागों में टूटा, ये जो आपने बात करते हैं कौन सा भाई, जब हम बात करते हैं कि पेंथालासा जो टूटा था, पेंथालासा है वो कितने भागों में टूटा है, तो पेंथालासा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कितने भागों में, 5 भागों में। पेंथालासा कितने भागों में टूटा भाई, 5 भागों में। और ये जैसे ही 5 भागों में टूटता है तो यहाँ से 5 क्या बन गए भाई, 5 क्या बन गए, 5 महासागर बन गए, 5 महासागर बन गए। और
इससे क्या बन गए आपके 7 महाद्वीप बन गए। और 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो बना था उसका नाम क्या था? एशिया। और एशिया में किसका निर्माण हुआ था? भारत का। और भारत के अंदर किसकी उत्पत्ति हुई थी? जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक छोटा सा द्वीप बना हुआ था। अब ये द्वीप क्या होता है? एक होता है, इंग्लिश में बात करूं तो आइसलैंड बना हुआ था। द्वीप क्या होता है? द्वीप जिसके चारों ओर पानी है वो तो क्या है? द्वीप। जिसके 3 ओर पानी है, केवल और केवल 3 ओर पानी है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब। ये भी याद रखना, आप पढ़ोगे सिंध दुआब, बारी दुआब, चास दुआब, छाछ दुआब, रचना दुआब, है ना। तो ये ऐसे दुआब भी पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ से क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, एक द्वीप था, इस द्वीप का नाम आ जाता है जम्बू द्वीप। क्या नाम आता है भाई? जम्बू द्वीप आता है। इस जम्बू द्वीप से ऐसे कहा जाता है कि निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था भाई? इस जम्बू द्वीप से किसका निर्माण हुआ था भाई? पहले वाली स्लाइड कहाँ गई? ये कैसे खुल गया फिर? ये होम। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कैसे खुला? अभी अभी वो चलते चलते कैसे खुला था फिर ये? अपने जो पढ़ रहे थे वो कहाँ गया? किसको? उनको बोलो फाइल ही गायब होगी हमारी तो। किस पे चल रहा था? नोटपैड पे? इस पे? हाँ, उसको बताना, वो उसको बोलना कि जो हमारी स्लाइड थी वो कहाँ गई। हम्म नोटपैड में चल रहा था क्या? नोटपैड कहाँ से बताओ फिर आप? ये चलते चलते दूसरी स्लाइड आ गई, पता नहीं कैसे आई है। उसको हाँ जी, अपने वापिस से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये अपने बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के अंदर, है ना। हमने देखा एक द्वीप का नाम था, और द्वीप का नाम हमने पढ़ रहे थे। द्वीप का नाम क्या था अभी यहाँ पे? जम्बू द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या था? जम्बू द्वीप। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और जम्बू द्वीप से किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पर किसका निर्माण होता है? भारत का। इसलिए आपने कभी भारत के प्राचीन नामों के अंदर एक नाम भी पढ़ा होगा कि भारत का सबसे प्राचीन नाम है वो जम्बू द्वीप है। पढ़ा कभी? उससे पहले आपने आर्यवर्त भी नाम सुना होगा। सुना है कभी? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, जब भी आप भारत का जीके पढ़ोगे तो यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो ये राजस्थान की उत्पत्ति के अंदर हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा है? महाद्वीपीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर ने संपूर्ण भूमि को एक भाग से जोड़ा, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ में एक जल वाला भाग था, उसका नाम क्या था? पेंथालासा। जैसे ही पेंजिया में विस्फोट हुआ, पेंजिया कितने भागों में टूटा? 2 भागों में। ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? नीचे वाला भाग क्या कहलाया? मान के चलो, अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप ऐसे रख सकते हो कि अंगारा से आंखें याद रखना, आंखें हमारी ऊपर है, और गोडवाना लेने से आप गोडा भी याद रख सको। गोडा ऊपर है या नीचे है? तो नीचे वाला भाग क्या होगा? है ना, गोडवाना लैंड होगा। याद रखने का तरीका है, कैसे भी याद रख लेना। इतना नहीं पूछेगा कि ऊपर वाला भाग था या नीचे वाला था। गति हो रही थी, गति होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों आपस में टकराते हैं तो 7 क्या बन जाते हैं? महाद्वीप। और ये जो
पेंथालासा था, पेंथालासा के टूटने से 5 क्या बन जाते हैं, 5 क्या बन जाते हैं, महासागर बन जाते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसका भी ना, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो भाई, आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, कुछ पता चला राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। जम्बू द्वीप से भारत का निर्माण होता है, और भारत से किसका निर्माण हो गया था। बहुत बढ़िया। अब हमारा नेक्स्ट जो बिंदु रहने वाला है, हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर पर किसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 नंबर जो बिंदु है हमारा, इसके ऊपर हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं भाई, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, नामकरण के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, नामकरण के बारे में। चलो देखते हैं कि आपको क्या क्या नाम याद है। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन, तो बताइएगा आपको क्या क्या नाम याद है, कौन कौन से नाम आपको याद है राजस्थान के प्राचीन नाम। ये कलर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा, व्हाइट कर देते हैं, कोई बात नहीं, अपने व्हाइट से ले लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो व्हाइट दिख जाएगा। राजस्थान के हम पढ़ेंगे ये राजस्थान के प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। अब बताइए आप कौन कौन से नाम जानते हो, कौन कौन से नाम जानते हो। सबसे पहले जो नाम आता है, जैसे प्रश्न आ गया कि बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है। एक बार व्याख्याता परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आ चुका था कि बताओ राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम कौन सा रहेगा भाई, कौन सा रहेगा, ब्रह्मवर्त रहेगा। चलो चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे प्राचीन जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है भाई। आप अगर हम बात करते हैं तो पहला नाम मिलता है जिसका नाम आ जाता है कौन सा भाई, ब्रह्मवर्त। कौन सा नाम है, ब्रह्मवर्त। अब ब्रह्मवर्त के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मवर्त का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मवर्त का क्या अर्थ होता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया हो, एक ऐसा क्षेत्र जिसका निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया हो, वो क्षेत्र क्या कहलाया था, ब्रह्मवर्त कहलाया था। अब देवताओं के बारे में जानकारी देने वाले क्या कौन थे, सबसे प्राचीन क्या चीज थी जो देवताओं के बारे में हमें जानकारी दे रही थी, वेद। और वेद में भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में हमें किसके बारे में जानकारी देता है जी, ऋग्वेद हमें राजस्थान का कौन सा नाम बताता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। 2 नंबर बिंदु के बारे में मैं बात करता हूं तो एक आ जाता है यहां पर मरुकांतार। मरुकांतार के बारे में बात करता हूं तो इसके बारे में हम बात करते हैं तो एक आपने देखा होगा कि रामायण की रचना करते हैं कौन भाई, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण की रचना करते हैं। जब वो रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने बताया था कि माता सीता को कुछ समय के अंदर बड़ी सादड़ी के अंदर रखा गया था, और वो बड़ी सादड़ी जो जगह थी ना, उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने किस नाम से जाना है, वहां पे मरुकांतारे नाम से। मरु का मतलब कहीं ना कहीं वाल्मीकि जी ने किससे रखा है, रेगिस्तान से। भी रेगिस्तान का पूरा एरिया था, आपको पता है कि राजस्थान के लगभग 2/3 भाग के ऊपर मरुस्थल है, 61.11% पे है। तो उन्होंने पूरे क्षेत्र को देखते हुए इसको नाम ही क्या रख दिया, मरु प्रदेश। तो मरुकांतार, तो मरुकांतार के बारे में हम बात करते हैं तो ये नाम किसने दिया था भाई, ये रामायण के अंदर नाम मिलता है। और देने वाले व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तो रामायण के अंदर किसने दिया था भाई, वाल्मीकि जी ने ये दिया था, रामायण के अंदर ये नाम मिलता है। आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा नाम जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो नाम मिलता है वो मिलता है, क्या मिलता है भाई, राजपुताना। सबसे फेमस नाम है और इसका नाम क्या है, राजपुताना। क्या नाम है भाई, राजपुताना। नाम देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए कि सबसे पहले राजपुताना नाम किसने दिया था भाई, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में हम बात करते हैं तो उससे पहले अगर हम बात करते हैं, अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कब होती है, होती कब है, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो यहाँ पर क्या है कि इस वाले क्षेत्र के अंदर राजपूत लोग अधिक रहते थे, और अधिक रहने की वजह से इस क्षेत्र को उन्होंने कहा ये तो राजपुताना है, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई थी
कि वो लोग इस पूरे एरिया के लिए बोल रहे हैं या यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं मान लो अंग्रेज है ना, मैं अंग्रेज हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि ये तो राजपुताना है, ये तो राजपुताना है। अब पता नहीं चल रहा कि इस पूरे एरिया के लिए बोल रहा हूँ या ये आपके लिए बोल रहा हूँ, यानी रहने वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो वो पुष्टि नहीं हो पाई। पुष्टि करने के लिए या राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है एक बंदे का नाम, और उस बंदे का जो नाम था वो क्या जाता है भाई, यहाँ पे अपन बात करते हैं तो जॉर्ज थॉमस आ जाता है। प्रश्न ये भी आता है कि जॉर्ज थॉमस कौन था, कहाँ से आया था और किस प्रकार से प्रवेश करता है। अगर आपने सुना होगा, जैसे अपने बात करते हैं, आपने एक नाम सुना होगा आयरलैंड का। नाम सुना है क्या आयरलैंड का? आयरलैंड कहाँ पड़ता है, बताओ भी कहाँ पड़ता है आयरलैंड? पता नहीं है ना, नाम सुना है आपने तो है ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक बार आप बात करते हैं, यहाँ पे देखो भी ना, आपने सुना होगा आयरलैंड जहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वहीं से क्या है, जॉर्ज थॉमस आता है। और जॉर्ज थॉमस क्या सीधा भारत के अंदर आया था? सीधा का मतलब है कि बिना किसी के बुलाने से भारत में आता है या किसी की बुलाने से भारत में आया था? किसके बुलाने से आया था भारत में? किसके बुलाने से भारत के अंदर आता है, बताइएगा भाई। अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा अगर हम बात करते हैं, ये पहले का भारत था जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है। और ये भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो बीच वाला जो भाग है ये हमारा यहाँ पे क्या था, ये हमारा यहाँ पे राजस्थान था। और राजस्थान के बिल्कुल पास के अंदर एक पहले आपको पता है रियासतें हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी। आपने पढ़ा होगा जब राजस्थान का या भारत का जब आप एकीकरण पढ़ते हो उस समय आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के अंदर भी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था इस एरिया के अंदर। और भारत के अंदर टोटल कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक रियासती और रियासत के बारे में बात करता हूँ तो इसका नाम था क्या भाई, ग्वालियर, जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, एमपी। ग्वालियर का नाम सुना है क्या आपने? कभी गोलगप्पे खाए हैं क्या? ग्वालियर के फेमस है गोलगप्पे। आपने गोलगप्पे वाली रेडी के बाहर लिखा होगा ग्वालियर चाट भंडार, है ना। तो वो ग्वालियर था और ग्वालियर का एक राजा था। इस राजा के बारे में हम बात करते हैं, मराठा शासक था। ये कैसा शासक था भाई? मराठा शासक था। और इसका नाम आता है, इसको पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार था तो नाम ही पैसे पे रख दिया। पैसे को क्या बोलते हैं? पैसे को क्या बोलते हैं? मनी तो इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश पहले वाले लोगों को आती नहीं थी। हाँ, तो पैसे को और क्या बोलते हैं? आपा जैसे नॉर्मल भाषा में बोला कि भी बंदा का दौलत है वो बहुत ज़्यादा है, पैसे को क्या बोलते हैं? दौलत नहीं बोलते क्या? जैसे सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं तो इसका नाम ही पैसे के आधार पर क्या रख दिया गया था? दौलत राव। क्या रख दिया गया था भाई? सिंधिया। एक नाम सुना होगा आपने, दौलत राव सिंधिया। कैसा शासक था ये? कैसा शासक था? मराठा शासक था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया क्या करता है, अपने यहाँ पर एक पहले क्या करने के लिए, पहले ना एक अपने यहाँ पर पद हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे? पीए। आप कभी पढ़ोगे 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो सबसे बड़ा जो पद होता था उसे बोलते थे जीजी। जीजी के जस्ट नीचे आ जाता है एजीजी। एजीजी के नीचे आ जाता है पीए। और पीए के जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सामंत आते थे। पहले शासक आते थे फिर सामंत आते थे। कभी आप पढ़ोगे, है ना, 1857 की क्रांति पढ़िए कभी। शासक के जस्ट नीचे अगर हम बात करते हैं तो क्या आते थे? सामंत बोल दो ना। सामंत के बारे में हम बात करते हैं, या सामंत के नीचे, या इसको ठेकेदार भी बोलते थे। या आपने नाम सुना होगा कुशाल सिंह चंपावत का नाम सुना होगा आपने, तो वो ही था यहाँ पे ना। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ थी क्या? जनता। ये इनका क्रम था। अब जनता से सामंत पैसे लेते, सामंत से शासक हो जाता, शासक से पीए को जाता, पीए से एजीजी लेता, एजीजी से ऊपर जीजी तक जाता। जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल। इसको सूचना देने के लिए एक एजेंट रखा गया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये बड़ा पद था, ये तो आता ही नहीं था कभी। जैसे प्रधानमंत्री अपना बड़ा पद है, राष्ट्रपति बड़ा पद है, वैसे ये था उस समय के अंदर गवर्नर। ये इसको सूचना देने के लिए था तो इसका एजेंट हो गया, तो इसको एजेंट टू गवर्नर जनरल बोलते थे। और इससे छोटा था पॉलिटिकल एजेंट।
जिसको पीए बोलते थे। अपने बोलते ना कि जैसे प्रधानमंत्री का पीए कौन सा है या राष्ट्रपति का पीए कौन सा है। अपने यहाँ तो एमएलए भी पीए रखते हैं, देखा होगा आपने कि एमएलए का पीए ये साथ में रहता है, ब्लू ऐसे लेकर ना, कुछ भी काम होता है उसको बताना पड़ता है भी एमएलए साहब से बात हो सकती है क्या। फिर वो पीए पूछता है साहब मिलन आया था रू, कहाँ ठीक है 5 बजे का टाइम दे दो, फिर वो आगे बोलेगा 5 बजे आना सर को, है ना। तो वो वाली बात है, वो उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। ये सूचना किससे, ये शासकों से लेते थे। शासक आगे सामंतों को बोलते थे, सामंतों का डायरेक्ट शासन था किसके साथ में, जनता के साथ में डायरेक्ट संपर्क था। दौलतराव सिंधिया का पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है कौन भाई, जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ एक बातों के बारे में बताता हूं। तो जॉर्ज थॉमस ये रहा, और ये निवासी कहाँ का था, तो ये कहाँ का निवासी था, ये आयरलैंड का। पॉलिटिकल एजेंट किसका बनकर आया था, ये पॉलिटिकल एजेंट किसका बनकर आया था, दौलतराव सिंधिया कहाँ का राजा था, भारत के अंदर कब आता है, सन ये कब आता है, सन कब आता है 1800 के अंदर। पूरा का पूरा नेट याद रखना, सन कब आता है 1800 के अंदर। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी, सन 1800 के अंदर भारत आता है। और आने के बाद में क्या है, इस ग्वालियर के पश्चिम में स्थित रियासत के लिए एक शब्द प्रयोग करता है जिसका नाम क्या था, राजपुताना था। लेकिन अभी तक इस बात की क्या नहीं हो पाई है, पुष्टि नहीं हो पाई है पूरी तरीके से। शब्द का तो प्रयोग कर दिया लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। अब पुष्टि कौन करेगा भाई, पुष्टि करने के लिए लगभग अपने बात करते हैं तो एक बंदा आएगा 1805 के अंदर। कब आएगा भाई, 1805 में एक बंदा आएगा। अगर प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था, पुष्टि कब हुई थी, कर्ण किसके अंदर होती है, तो 1805 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, फ्रैंक करता था, नाम रख दिया विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी भाई। इन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी ना। पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। और पुस्तक के बारे में हम बात करते हैं, ये ऊपर नहीं हो गया, इनकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। देखो भाई ना, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां से देखो ये क्या करते हैं, पुस्तक लिखते हैं। हाँ ये क्या है कि थोड़ा सा नया है मेरे लिए आज, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। ये लाइन कैसे हटेगी अब, चलो कोई ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, आज थोड़ा नया है ना मेरे लिए बोर्ड, इसलिए। 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया था, ये इसके अंदर एक पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था भाई, इनकी पुस्तक का नाम क्या था भाई। पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो नाम बहुत ही प्यारा सा था, बहुत ही अच्छा नाम था, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ आगे क्या आएगा, मिस्टर, बिल्कुल नाम क्या रहा इसके अंदर, नाम आ क्या रहा है, जॉर्ज थॉमस। तो आप ये गलती मत कर देना कि जॉर्ज थॉमस नाम आ रहा है तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी क्या होगा, जॉर्ज थॉमस। नहीं जी, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये थॉमस के ऊपर लिखी थी किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। पुस्तक का नाम ये था, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। लिखने वाले व्यक्ति का नाम ये है। और इस पुस्तक के अंदर ये पुष्टि करता है, क्या पुष्टि करता है, ये पुष्टि कर दी कि यही पहला व्यक्ति है। कौन पहला व्यक्ति है भाई, कि जॉर्ज थॉमस ने ही क्या किया था, जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था भाई, राजस्थान को क्या बोला है, राजस्थान को राजपुताना बोला है जी। क्या बोला है, राजस्थान को राजपुताना बोला है। तो ये पुष्टि कब होती है, 1800, पुष्टि कब होती है, 1800, बिल्कुल। तो ये हमें पूरा जानकारी हमें पता चल गई यहां तक, राजपुताना शब्द तक। अब हमारे आते हैं हीरो, जैसे हमारे फिल्म के हीरो होते हैं ना, उसी प्रकार हमारे भूगोल के भी एक हीरो हुए हैं जिन्हें हम पितामह कहते हैं। नाम क्या है आप जानते हो सारे, बिल्कुल। अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं, नामकरण की अगली कड़ी के अंदर जो हम चर्चा करने वाले हैं,
उसके अंदर जो हम अध्ययन करेंगे उनका नाम आएगा कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें क्या बोलते हैं, कौन से बाबा बोलते हैं? क्यों बोलते हैं घोड़े वाले बाबा? घोड़े पे क्या किया था उन्होंने? घोड़े पे चढ़कर क्या किया था बताइए भाई? राजस्थान घूमे थे ये, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये घोड़े पे चढ़कर पूरे के पूरे राजस्थान घूमे थे, इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। नाम हम पढ़ने जा रहे हैं कर्नल जेम्स टोड। कुछ एक जानकारी कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम बात करेंगे और फिर अपने इनके बारे में क्या नाम दिया था वो हम बात कर लेंगे। पहली जानकारी के अंदर हम बात करते हैं तो ये कहाँ के निवासी थे, आए कहाँ से थे, ये निवासी कहाँ के थे, ये निवासी कहाँ के थे, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में पहली बार या राजस्थान में कहाँ आए थे, राजस्थान में कहाँ आए थे, ये राजस्थान में कहाँ आए थे। फिर अपने बात करते हैं क्या इनके कौन कौन से उपनाम थे भाई, इनके उपनाम क्या क्या थे भाई। ये देखो भाई, कर्नल जेम्स टोड के बारे में बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड के अंदर। तो ये कहाँ के निवासी थे? या तो बोल दो स्कॉटलैंड। अगर आप स्कॉटलैंड नहीं याद रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक शब्द याद रख सकते हो, क्या भाई? इंग्लैंड के निवासी थे। और इंग्लैंड के निवासी कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ही बताया है कि पहले पीए हुआ करते थे। जब 1818 की जब संधियां हो रही थी उस समय के अंदर ये क्या है, कर्नल जेम्स टोड क्या है कि राजस्थान में यहाँ पर एक नाम आता है हाड़ौती क्षेत्र और एक नाम आ जाता है यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ का मतलब है अपने मुख्यतः उदयपुर से लेते हैं और हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आता है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा। हम मैप भरेंगे और मैप भर के जिलों की संख्या देखेंगे और कौन सा जिला कहाँ पे वो हम सीखेंगे। ये तो अभी हमारा बेसिक चल रहा है नामकरण के बारे में, है ना। तो ये याद रखना है। तो राजस्थान में कहाँ आते हैं? तो राजस्थान में कहाँ आते हैं? उदयपुर के अंदर आते हैं। उदयपुर के अंदर है आते हैं, याद रख लेना। या आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले उदयपुर के अंदर आए थे, या आप ये भी कह सकते हो कि मेवाड़ और प्लस में मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, मेवाड़ प्लस में हाड़ौती के क्या बने थे, ये हाड़ौती के क्या बनते हैं, ये हाड़ौती के तो क्या बने थे? पीए बने थे। क्या थे भाई? पीए। ये क्या बने थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। उदयपुर में आते हैं। राजस्थान में कहाँ? उदयपुर में। उपनाम क्या बोलते हैं इन्हें? क्या बोलते हैं? उपनाम 3-4 याद रखना। इन्हें बोलते हैं राजस्थान इतिहास के क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? राजस्थान इतिहास के जनक क्यों बोला जाता है कर्नल जेम्स टोड को? राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह भी जनक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतिहास को क्या लिखा था भाई? लिखा था पूरा व्यवस्थित तरीके से। तो राजस्थान इतिहास के जनक बोल दो, या फिर मैं एक नाम से देता हूँ पितामह। ये जो राजस्थान के जो पितामह हैं वो कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के भूगोल को व्यवस्थित तरीके से, पूरे इतिहास को व्यवस्थित तरीके से लिखा था। जितना भी जो इतिहास था उनको व्यवस्थित तरीके से लिखने का जो कार्य है वो राजस्थान का किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। दूसरी बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो इनका दूसरा जो नाम आता है वो आता है घोड़े वाले। क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। कल को प्रश्न आ जाए तो रामदेव जी मत कराना, है ना। भी घोड़े वाले बाबा पूछे तो कर्नल जेम्स टोड है। ये भी छोटा मोटा बाबा है, ये भी आपको याद रखना। हाँ, छोटा मोटा ही है, ज़्यादा नहीं है ना। जैसे अपने यहाँ छोटे मोटे भूमियाँ होते हैं ना, हाँ, तो ये भी छोटे मोटे अपने क्या है भाई? बाबा है। हाँ, परेशानी देते हैं, ये तो घूमे थे। अगर हम बात करना चाहते हैं इसी के अंतर्गत तो इनके गुरु का नाम पूछ लेता है। इनके गुरु का नाम और बता दीजिए। इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु जैन यति। इनके गुरु का नाम क्या आता है? जैन यति ज्ञानचंद जी, बिल्कुल, ये ज्ञानचंद जी है। इनके क्या थे? गुरु थे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए थे? क्या बताओ, क्या किए थे फिर जी? बात है कब की है? बात है 1829 की। कब की बात है? 1829 की। 1829 की बात थी, क्योंकि ये 1818 की संधियों के अंदर आए थे। मैंने आपको बताया है, उससे पहले एक बार आए थे लेकिन वापस चले गए थे। मई के महीने के अंदर, जून के महीने के आसपास आते हैं। जून, मध्य जून में आते थे। और मध्य जून में आपको पता है राजस्थान में सर्दी बहुत होती है, देखा होगा,
अब स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड का निवासी है। अंग्रेज गोरे क्यों थे? क्योंकि वो एरिया ठंडा था। आप भी कोई 10-15 दिनों के लिए, या 10-15 दिन नहीं, साल 2 साल के लिए जम्मू कश्मीर चले जाओ, एकदम अंग्रेज तो कौन बनूंगा, लेकिन रंग में थोड़ा सो फर्क आ जाएगा। तो देखियो चीज़ियाँ सर्दी के अंदर क्या है कि थोड़ा थोड़ा गोरा होने लगा है, नहीं होते क्या? नहीं, वो चुमासा के अंदर से काले हो जाते हैं। तो वो क्या है कि स्कॉटलैंड का था, अंग्रेज था, मतलब वहाँ का एरिया ठंडा था तो वो गोरा था। अब अपने जून के अंदर मैंने कहा था सर्दी नहीं होती है, हालांकि गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आई यहाँ पे देखो, अरे यार ये कहाँ आ गया, वापिस चला गया। फिर ये 1818 के अंदर वापस आता है। तो याद रख लेना, 1829 के अंदर क्या लिखता है, एक पुस्तक लिखता है। ये एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम बहुत ही अच्छा था, पुस्तक का नाम बहुत प्यारा था। इस पुस्तक का नाम आ जाता है द एनाल्स एंड एंटी कैविटीज ऑफ राजस्थान। देखो ये अंग्रेज थे, क्या थे भाई? ये क्या थे? अंग्रेज थे। तो ये पुस्तक भी किसके अंदर लिख रहे थे? ये इंग्लिश के अंदर लिख रहे थे। और अपने इंग्लिश से शुरू से कमजोरी है, आपको बताइए अपने को। हाँ भी ढंग से अगर हम बात करते हैं तो अपने को तो हिंदी भी नहीं आती ना। आपने बोला कि केदरा पर पूछा कैसे हो कैसे नहीं हो, और फिर कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है और किए अगर सब ठीक है ना, तो बागड़ी में आ जाऊँ। अपनी मातृभाषा बना रही को नहीं, बागड़ी यहाँ पे और है ना। तो यही था, इंग्लिश के अंदर था। अब ये लाकर पूरा पूरा इतिहास लिखकर उन्होंने क्या क्या चीज़ें हैं वो ला कर दी अपने लोगों को। अपना बोला यू की है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या ये, तो इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया था। कुछ ही चीज़ें बताता हूँ मैं इस पुस्तक के बारे में। पहली बात, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था भाई? जहाँ से ये था, जहाँ ये था इंग्लैंड था। इंग्लैंड के अंदर एक शहर पड़ता है जहाँ से ग्रीनविच रेखा निकलती है, नाम आपको पता है कौन सा शहर था भाई? लंदन से इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। प्रकाशन किसने करवाया था? करने वाला व्यक्ति पूछ लिया जाए आपसे कि व्यक्ति का नाम बताओ किसने किया था। व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो व्यक्ति का नाम आ जाता है कौन भाई? विलियम क्रुक आ जाता है। क्या नाम आ जाता है भाई? विलियम क्रुक। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम पढ़ने वाली हैं। विलियम क्रुक जो था उसने क्या किया था? इसका संपादन कार्य करवाया था। हुआ कहाँ से था? लंदन से हुआ था। अब थोड़ी सी बात और, हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हमें कैसे जानकारी मिली? तो हमें जानकारी जो मिलती है वो कैसे मिलती है भाई? वो मिलती है हिंदी के अंदर, और हिंदी के अंदर इसका रूपांतरण करने वाले व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल जी, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? अगर हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में किसने इसको बदला? तो पंडित गोरा शंकर हीराचंद जी क्या जाते हैं? ओझा। ओझा जी वही हैं जिन्होंने अजीत सिंह को क्या कहा था? कान का कच्चा कहा था, जो हर किसी की बातों में आ जाता है। जैसे आपको बोला ना, ना भाई वो थाना कौन सा मतलब थाना पढ़ाई दूर रखना चाहिए, हाँ बात तो सही क्यों है। वो होता है जो हर किसी की बातों में आ जाता है, उन्हें बोलते हैं कान का कच्चा, लेकिन थे तो कच्चा कौन बन जाना है ना, थे बहुत पक्का हो। तो हिंदी में रूपांतर करने वाला था पंडित गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा। पंडित गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा। हीरा, हाँ इनका एक ही नाम है, पापा का नाम सागो नहीं। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में हम बात करते हैं तो इन्होंने इनका हिंदी में रूपांतरण किया। तब हमें पता चला कि इस पुस्तक के अंदर राजस्थान के लिए कितने शब्द प्रयोग किए गए हैं। राजस्थान के लिए कितने शब्द किए थे? राजस्थान के शब्द, राजस्थान के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए थे भाई? क्या क्या शब्द प्रयोग किए थे बताइएगा भाई, आपने पढ़ा है जल्दी से बता दो। कितने शब्द प्रयोग किए थे बता दो, कितने शब्द प्रयोग किए थे भाई? 3 शब्दों के बारे में आप बता दो जल्दी से कि 3 शब्द कौन कौन से थे भाई? 3 शब्द कौन कौन से थे इनके बारे में आप अभी हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से थे पहले आप बताइए, बताओ भाई क्या हो गया? रायथन रजवाड़ा, एक और था, वो एक और कौन था वो भी हम चर्चा कर लेंगे ना। तो इसी के अंदर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो शब्द प्रयोग किया गया था, वो था राय था ना। दूसरा जाता है यहाँ पे रजवाड़ा। और कैसे है कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले राजस्थान बोल दो या बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। भी शब्द तो कौन व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। अब प्रश्न कैसे आएगा? राजस्थान के लिए सबसे पहले
राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो कौन था भाई? कर्नल जेम्स टोड। और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, रायथाना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, ब्रह्मपुत्र नाम देने वाले व्यक्ति किस वेद के अंदर? अगर मैं बोलूं वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया था? मरु का अंतार्य, मरु मतलब मरुस्थल वाला भाग। फिर बोलता हूं कि राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? किसने किया था भाई? जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? पुष्टि कब होती है? करने वाले व्यक्ति का नाम? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक का नाम बताइए। द जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये भी आपको याद रखना है, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये आपको पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। ये कंप्लीट आपका ना। आगे हम बात करते हैं तो यहीं पर आपको क्या याद रखना है, इसके बाद में आ जाता है लिखा हुआ। ये तो हमने क्या पढ़ा है, जो व्यक्तियों ने बात की थी वो। अब लिखा हुआ तो भी तो मिलेगा ना। जैसे अपन बोलते हैं जहां पर लिखते हैं उसे बोलते हैं शिला। तीन प्रकार से चीज होती है, एक होता है शिलालेख, एक होता है गुहा लेख, सुना कभी, एक होती है प्रशस्ति। चलो थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं अपने अभी इसी के बारे में भी। जैसे एक तो नाम हमारे पास में क्या आ गया, शिला। क्या नाम आया भाई? एक हमारे पास में है शिला लेख, और एक हमारे पास में आ गया यहाँ पर गुहा। एक हमारे पास में आ गया गुहा लेख, और एक हमारे पास में आ गया प्रशस्ति। क्या आ गया भाई? प्रशस्ति। तो आपको इसके अंदर अंतर बताना है सबसे पहले कि क्या होते हैं। शिला, शिला का क्या मतलब होता है? पत्थर। लेख का मतलब लिखाना। अगर कोई शिला यानी पत्थर पर कोई लेख लिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? गुहा, गुफा। गुफा के अंदर कोई लेख लिखा रहा है, गुहा लेख हो जाएगा। गुफा लेख नहीं, गुहा लेख। प्रशस्ति, प्रशस्ति प्रशंसा, किसी की प्रशंसा में लिखा गया है तो वो क्या आ जाएगा भाई? प्रशस्ति हो जाएगा। जैसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है, जो कि कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। तो इन्हीं के बारे में हम बात करते हुए आते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा प्रशस्ति या शिलालेख था, शिलालेख था जिसके अंदर राजस्थान का सबसे पहले लिखित नाम मिलता है। कौन सा था अभी बताइएगा जिन्होंने पढ़ा है? सबसे पहले शिलालेख का नाम बताइए जहां पर राजस्थान का लिखित नाम मिलता है। एक बसंतगढ़ बोल रही हैं और एक क्या बोल रही हैं? देखो दोनों के बारे में चर्चा करता हूं तो सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर जिसका नाम क्या आएगा? गोसुंडी। कौन सा नाम आ जाएगा भाई? गोसुंडी शिलालेख के अंदर सबसे पहले जानकारी मिलती है, ध्यान रखना। गोसुंडी शिलालेख के अंदर सबसे पहले जानकारी मिलती है। अब कैसे मिलती है और आपने बसंतगढ़ क्यों बोला उसका भी कारण बताता हूं। एक बार क्या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था जिसके अंदर ये प्रश्न आया था कि बताओ राजस्थान का सबसे लिखा हुआ प्राचीन नाम कहाँ मिलता है, तो वहां पर गोसुंडी को ऑप्शन में नहीं दिया गया था, वहां पे था बसंतगढ़। उसके बारे में मास्टर साहब ने पढ़ाना शुरू कर दिया कि सबसे प्राचीन बसंतगढ़ी शिलालेख है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे प्राचीन गोसुंडी शिलालेख है। गोसुंडी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? आप सभी जानते हो कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है जी। कहाँ पड़ता है? और ये गोसुंडी शिलालेख अब खुद आप यहाँ पर मूल्यांकन कर पाओगे। पहली बात मैं लिखाता हूँ ये है कब का, तो ये है हमारे यहाँ बात करता हूँ तो ये 532 ईसा पूर्व का है। ये 532 ईसा पूर्व का है। गोसुंडी शिलालेख 682 ईसा पूर्व का है। तो ये प्राचीन हुआ या फिर वो प्राचीन हुआ? (682) है तो ये प्राचीन हुआ या वो प्राचीन हुआ? तो प्राचीन, यही तो मैं कह रहा हूं कि सबसे प्राचीन कौन सा है? जिसके अंदर राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान का नाम क्या मिलता है इस सब लेख के अंदर? राजस्थान का नाम बहुत ही प्यारा सा नाम मिलता है, राजस्थानीय। क्या नाम मिलता है? कहाँ मिलता है? गोसुंडी शिलालेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कब का है?
532 ईसा पूर्व का है। बाकी जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो गोसुंडी शिलालेख के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। अब हमारे पास में जो मेन आ रहा है वो शिलालेख, और हमारा अंतिम यही है, क्योंकि इसके बाद में तो हमारा पूरा ही हो जाएगा ये नामकरण। लास्ट आ रहा है, फाइनल आ रहा है हमारे पास में, और जिसका नाम आपको पता है और आप इसके बारे में जानते भी हो। कौन सा भाई, बोलो कौन सा? बसंतगढ़। ये बसंतगढ़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नहीं होगा क्या? नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई। कलर करें क्या आप भी सीखे क्या? चलो बढ़िया बात है। ये छोटा रहेगा ना, बस दिक्कत यही है। देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं, अगर होगा तो बड़ा दिखा देगा। कोई बात नहीं, अगर अपने यहाँ बात कर, ये इसको लिखते हैं इसके अंदर ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा ये। इसका नाम मैं कौन सा बताने जा रहा हूँ, आप है बसंतगढ़ के बारे में बात कर रही हैं। और ये बसंतगढ़ क्या है, आपका शिलालेख है, ये आपको पता चल गया। इसके बारे में बात करते हैं तो इसका पहला बिंदु देखो भी, अपने बात करते हैं। पहला बिंदु ये है कब का, सन के बारे में बात करते हैं तो 682 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का है। नई एनसीईआरटी के अंदर 826 दे रखा है, सॉरी 626 दे रखा है ना, ये आपको ये याद रखना है, 682 याद रखना है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन पड़ती है कहाँ पे भाई, सिरोही के अंदर। और सिरोही के अंदर प्रॉपर कहाँ पड़ती है तो वो देखो अपने बात करते हैं। एक माता का अपने मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। कौन सी माता का मंदिर है भाई? अर्बुदा देवी की नहीं है, जिसे तो राजस्थान की वैष्णो देवी बोलते हैं, माउंट आबू सिरोही में, नहीं वो नहीं है। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग नाम है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बताओ भी उनका नाम क्या रहेगा अगर हम बात करते हैं तो। स्टिकर नहीं आ रहे क्या इसमें? नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने ऐसे ही बना देते हैं इनकी, ये लो देता। और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक माता है, और इस माता का नाम है खीवल माता। क्या माता का नाम क्या है भाई? इनकी माता का नाम है खीवल माता। और खीवल माता का जो मंदिर है, खीवल माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है जी? खीवल माता का मंदिर बना हुआ है सिरोही के अंदर। और इसके बिल्कुल पास के अंदर यहाँ पर एक शिलालेख लिखवाया गया है, एक लेख लिखवाया गया था। किस किस समय लिखवाया था वो भी हम चर्चा कर देंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से एक लेख लिखवाया गया है भाई यहाँ पर। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल पास के अंदर है ये। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये किसके समय लिखाया गया था, किसने लिखवाया था, सारी चीज़ा अभी आप पढ़ांगा। देखो अंदर, देखो इसके अंदर हम बात करते हैं तो एक राजा था, एक वंश था, आपने पढ़ा हो तो, कभी पढ़ा है क्या? एक वंश था, वंश का नाम आ जाता है चावंड वंश। केवल और केवल सिरोही के अंदर था ये। कौन सा वंश था भाई? चावंड। एक वंश था चावंड वंश। और चावंड वंश का एक राजा था, इसका एक राजा था। राजा का नाम आ जाता है क्या भाई? यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा नाम आ जाता है यहाँ पर। देखो जैसे आपने पढ़ा कि बसंतगढ़ शिलालेख है, चावंड वंश था, और चावंड वंश के राजा के बारे में बात करते हैं तो इस राजा ने क्या किया था यहाँ पर। राजा का नाम आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो चावंड वंश लिख लेना यहाँ पे, ज़्यादा डीप नहीं जानेंगे ना, अपने जो मेन काम है वो भूल जाओगे। चावंड वंश के शासकों ने किया था, आप ऐसे याद रखना ना, ज़्यादा डीप नहीं पड़ी। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो जानकारी मिलती है यहाँ पर, ये जो जानकारी मिलती है वो किसके अंदर मिलती है भाई? ये जो जानकारी मिलती है वो मिलती है दास प्रथा के बारे में। दास प्रथा के बारे में, या शासक का नाम लिखा ही देता हूँ ना, फिर बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। फिर ये थोड़ा सा शासक का नाम लिख लो ना। वर्मलात के समय था ये, वर्मलात के समय, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्मलात। दास प्रथा क्या होती है? नहीं, उन्हें डबरिया बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डबरिया। शादी के बाद नहीं, शादी के समय जो कुंवारी कन्या उपहार स्वरूप जाती थी ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आपने कल्चर में पढ़ा होगा, वो डबरिया बोलते थे। डबरिया मतलब जैसे कोई रानी की केयर टेकर हुआ करती थी ना, कोई उसको कंगा करती थी, कोई कुछ करती थी, उसको कोई शीशा दिखाती थी, है ना, उनको शादी के साथ उनको साथ भेज देते थे। फिर मान लो कि चलो राजा को कोई पसंद आ गई उसमें से, तो उनको क्या करता था, वो उपपत्नी का दर्जा दे देता था, उसे बोलते थे पासवान। और पासवान से जो बच्चे उसे बोलते थे दारोगा या फिर चाकर बोलते थे, वो अलग चीज़ है। ये दास क्या है? दास जैसे मैं हूँ राजा, मतलब हूँ नहीं लेकिन वो मान लो ना, मैं हूँ राजा, मैंने किया आपके ऊपर आक्रमण, आप दूसरे राजा हो, तो आप क्या हो गए? हार गए। मैंने कहा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आपने कहा साहब छोड़ दो, छोड़ दो।
मैं कि छोड़ तो जाऊंगा लेकिन थाना के करना पड़ेगा, हमारा काम करना पड़ेगा, है ना। बीसा झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, मेकिंग बट जाना पड़ेगा, बट थाना ले जाना पड़ेगा जो भी सामान है वगैरह है। हाँ तो हाँ तो वो क्या है कि हाँ कि ठीक है ऐसा मजदूर है। एक प्रकार का सर्वेंट था। सर्वेंट को हम क्या बोलते हैं? दास बोलते हैं। जो किसी के अधीन रहते हुए कार्य कर रही हैं, गुलाम गुलाम कह सकते हो। तो दास प्रथा के बारे में जानकारी है वो कहाँ से मिलती है? इस शिलालेख से मिलती है। और इस शिलालेख का नाम जो है वो आप परिचित हो चुके हो, क्या हो जाएगा? बसंतगढ़। बसंतगढ़ शिलालेख क्या हो जाएगा? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। कब का है? 682 का। लिखाने वाले राजा का नाम क्या था? वर्मलात। कौन से वंश से हैं? चावड़ वंश से। और बिल्कुल छोटा सा नाम यहाँ पर अपने राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया है। और इसका जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ जाएगा राजस्थानीय द्वितीय। या राजस्थानीय द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं तो ये शब्द कहाँ मिलता है? कौन से शिलालेख में मिलता है भाई? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। और बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर अगर हम बात करते हैं कब का है तो 600 सिरोही से प्राप्त होता है। यहाँ पर राजस्थान का नाम आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो नाम है क्या मिलता है भाई? राजस्थानीय या राजस्थानीय या राजस्थाना। राजस्थाना बोलोगे तो बढ़िया रहेगा। राजस्थाना द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं ना। हाँ राजस्थाना द्वितीय में यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, राजस्थाना द्वितीय। राजस्थाना द्वितीय ये जो नाम मिलता है आपका, ये जो नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय, ये कहाँ मिलता है? तो ये आपका मिलता है कौन से शिलालेख के अंदर? कौन से शिलालेख के अंदर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर मिलता है। उसके बाद में मोहनोत नैणसी आ जाते हैं यहाँ पे। और मोहनोत नैणसी ने भी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात के अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के दूसरे चरण के अंदर जिसका नाम क्या था, अगर हम बात करना चाहते हैं, दूसरे का नाम था पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग है वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा है कि हाँ हमारे कौन कौन से राजस्थान के जो प्राचीन नाम हमें मिले थे। एक बार जो हमने क्या पढ़ा है अभी जो हमने क्या पढ़ा है किसका नहीं नया दे रखा है नई एनसीईआरटी में 625 नहीं 682 है, नई किताबों में 625 दे रखा है। आराम से आप देखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं भी यही हूँ, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा रुको अभी बता देता हूँ, ठीक है, इसके बारे में जानकारी। एक बार जो हमने अभी पढ़ा है वो देखो भी ना। राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर राजस्थान की उत्पत्ति, प्राचीन नाम, स्थिति, विस्तार, सीमा और अक्षांश हमें पढ़ने थे। इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा है तो उसके अंदर हमने क्या देखा? राजस्थान की उत्पत्ति। उत्पत्ति में कौन सा सिद्धांत पढ़ा हमने? अरे बोलो भाई, याद हो जाएगा। देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि संपूर्ण पृथ्वी एक भाग से जुड़ी हुई है, नाम क्या हो जाएगा? पेंजिया। चारों तरफ में स्थलमंडल था, इसको जलमंडल था, उसको क्या नाम दिया? जैसे ही पेंजियम में विस्फोट हुआ, पेंजिया कितने भागों में टूटा? ऊपर वाले भाग का नाम, नीचे वाले भाग का नाम गोंडवाना लैंड था। अगर मैं बात करता हूं, जैसे अंगारा लैंड नीचे की तरफ गति करा था, गोंडवाना लैंड ऊपर की तरफ, आपस में जैसे ही टकराए तो कितने महाद्वीप बन गए? और इस पैंतालासा से कितने महासागर? 5। यहाँ से हमने उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था। आगे हमने चर्चा की थी यहाँ पे तो राजस्थान के प्राचीन नामों के बारे में। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाम क्या है? कहाँ जानकारी मिलती है हमें? ब्रह्मवत है, ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। मरुकांतारी शब्द है वो रामायण में प्रयुक्त किया गया था। अभी राजपुताना शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले करना किसने किया था? अभी जॉर्ज थॉमस। कहाँ का निवासी? आयरलैंड का। और राजपुताना शब्द का पहली बार प्रयोग कब भाई? पहली बार प्रयोग कब होता है? पहली बार प्रयोग जो होता है, पुष्टि होती है, वो होती है 1800 के अंदर। इस बात की पुष्टि तो 1805 में होगी लेकिन प्रयोग हो गया पहली बार 1800 के अंदर। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और पुष्टि करने वाले व्यक्ति कौन था? पुष्टि करने वाला व्यक्ति का नाम था विलियम फ्रैंकलिन। और पुष्टि में ये बात बोली गई कि जॉर्ज थॉमस ही पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया भाई?
राजपूताना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड के बारे में, तो निवासी इंग्लैंड का था। राजस्थान में कहाँ आता है? उदयपुर में आता है, पॉलिटिकल एजेंट बनकर आता है। उपनाम राजस्थान के इतिहास के जनक या पितामह बोलते हैं, घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। गुरु का नाम जैन यति ज्ञानचंद था। और अगर हम बात करते हैं 1829 के अंदर एक पुस्तक लिखते हैं, द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसका प्रकाशन लंदन में होता है। व्यक्ति कौन था जिनका प्रकाशन वाला? विलियम क्रूक। हिंदी में रूपांतरण पंडित गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा करते हैं। और इसके अंदर राजस्थान के लिए कितने शब्द दिए गए थे? 3, रायथाना, रजवाड़ा और राजस्थान। देने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड। फिर हमने बात की है यहाँ पे गोसुंडी शिलालेख के अंदर, चित्तौड़गढ़ का है, 532 ईसा पूर्व का है। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानीय मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख 682 का है। नई एनसीईआरटी के अनुसार 600 अपनी बात करते हैं तो कब का रह जाएगा भाई? कब का रहेगा? 625 का। ये नई एनसीईआरटी के अनुसार है। मैंने दोनों ही बात बताई थी आपको। नई एनसीईआरटी 600 का बताती है भाई, 25 ईसा पूर्व बताती है। इनके बारे में अभी हम चर्चा और कर लेंगे। और ये बसंतगढ़ है कहाँ का? सिरोही का। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थाना द्वितीय। कौन सी माता के मंदिर के पास में? खीवल माता के मंदिर के पास में। और ये जो खीवल बसंतगढ़ शिलालेख है किस के बारे में जानकारी देता है हमें? दास प्रथा के बारे में। किस राजा के समय उत्कीर्ण हुआ था? वर्मलात किस वंश से संबंधित था? चावंड वंश से संबंधित था। तो ये हमने बेसिक 2 चीजें आज कंप्लीट कर ली है। कल आप राजस्थान का नया मैप लेके आओगे 41 जिलों के अनुसार से, और कल आपको मैप भरना सिखाऊंगा और साथ के अंदर अपने नए जिले जो बने हैं उनके बारे में भी ट्रिक से अपने पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं कल वाली क्लास के अंदर।